स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट जो हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, इट विल बी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग all the periodic properties of the elements, ठीक है ना, be it atomic size जिसको हम atomic radius बोलते हैं, we can say about the electronegativity, electron affinity, और जो एक और प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। चार प्रॉपर्टीज पे हमारा मेन फोकस रहता है, कुछ और भी प्रॉपर्टी होती है छोटी मोटी, उनको अलग से बाद में देख लेते हैं, बट ये चार पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमें देखनी होती है। आप लोगों के 10th में भी ये चीज होती है जिसमें हम लोग ये चीज देखते हैं कि एटॉमिक साइज कैसे वेरी करता है। ये कोई नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए, आपको ये चीज पता है कि एटॉमिक साइज जो है, when we move along the period and when we move down the group, what should happen to the size? Aman, can you answer this, that what happens to the size of atom when we move along the period? Sir, along the period size decreases. साइज डिक्रीज होता है, ठीक है ना, और डाउन द ग्रुप जो जब हम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। इट्स अ वेरी वेल नोन फैक्ट, ठीक है ना। पर होता क्या है ना कि जो आपके पास अभी तक की इंफॉर्मेशन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो गलत इंफॉर्मेशन है टू एक्सप्लेन दैट हाउ व्हाई इट हैपेंस दैट अलोंग द पीरियड द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, बट ये जरूर कहूंगा कि वो थोड़ी सी अभी अधूरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो इसको समझाने के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट हम लोग इंडिपेंडेंटली पढ़ रहे हैं, दैट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। आप लोगों को ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये जो हम लोगों ने डिफाइन करा है, ये क्या है, ये है न्यूक्लियस, ठीक है ना। दिस इज द न्यूक्लियस दैट वी आर डिफाइनिंग ओवर हियर। और यहाँ पर ये एक वैलेंस, ये यहाँ पे लिखा है मैंने टेस्ट इलेक्ट्रॉन, nth शेल, वैलेंस शेल, ठीक है, यानी कि दिस इज इंडिकेटिंग एन इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द लास्ट ऑर्बिट ओवर हियर, ठीक है ना। और ये न्यूक्लियस है यहाँ पे। मेरे को एक बात बताओ कि न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक है ना, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। और ये न्यूक्लियस जो है, ये इस इलेक्ट्रॉन को, जिसको मैंने टेस्ट इलेक्ट्रॉन बोला है या जिसको मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ, इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, आई से कि ये क्या करेगा, न्यूक्लियस जो है वो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। ऑफ कोर्स देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, व्हाई? क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव है, ठीक है ना। पर होता क्या है कि मैंने ये nth शेल दिखाई, और ये कौन सी शेल दिखाई मैंने? n-1, यानी कि लास्ट बट वन हो गई। ये कौन सी शेल हो गई? n-2। इसके अंदर और शेल्स भी हो सकती हैं Ze और n-2 के बीच में, वो हमने शो नहीं करी, ठीक है ना। बट हाँ, मैं लास्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ कि लास्ट वाली जो है वो वैलेंस शेल है, उससे पीछे नीचे वाली, उसके नीचे वाली, और उसके नीचे भी और भी हो, n-3 n-4 भी पॉसिबल है, ठीक है ना। बट अगर आप ये देखो कि अगर ये इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने ये ऑर्बिट्स बनाई है n-1 n-2, ये इलेक्ट्रॉन अगर ना होते यहाँ पर, तो क्या इस न्यूक्लियस की उस टेस्ट इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम लगती या ना लगती? मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती। लगता है। हाँ हाँ, जो इलेक्ट्रॉन बीच वाली ऑर्बिट्स में थे, या जो लास्ट और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, हमने कहा कि वो इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ रिपल्शन उनमें प्रेजेंट है, और वो कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, उनके बीच में एक शील्ड की तरह बिहेव कर रहे हैं। किस किस के बीच में? न्यूक्लियस के बीच में और वैलेंस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। इज इट क्लियर टू यू? यस सर। Yes, sir. तो दिस इज व्हाट वी आर सेइंग कि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन, इनर लेयर के इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो क्या करते हैं, दे एक्ट एज अ शील्ड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन। और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना। एटॉमिक साइज को एक्सप्लेन करने के लिए हमें स्क्रीनिंग इफेक्ट का इन्फ्लुएंस पता होना चाहिए क्या होता है। अभी तक की जो इंफॉर्मेशन आपके पास थी वो बहुत ही थ्योरेटिकल सी इंफॉर्मेशन थी, not sufficient, not significant for us at this stage to explain that why it happens that along the period the size of atom decreases. So what I'm saying over here is, जो inner orbits के electrons हैं, वो outer electron के electrons को shield करेंगे। मेरे को एक बात ये बताओ कि अगर न्यूक्लियस और n-1 शेल के लिए देखूं, तो क्या n-1 शेल, ठीक है ना, ये वाली शेल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ,
अगर यहाँ का ये इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में बात हो रही है, तो क्या मैं तब ये बात कह सकता हूँ कि इसमें इस इलेक्ट्रॉन का तो कोई रोल नहीं होगा? Yes, sir. इस इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग ये वाले और ये वाले इलेक्ट्रॉन अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कर रहे होंगे, इसकी शील्डिंग ये वाले इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, या इसके इनर ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कर सकते हैं, ठीक है ना। बट टेस्ट इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग ये n-1 में जो इलेक्ट्रॉन है, n-2 में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कर सकते हैं। बट n-1 के इलेक्ट्रॉन को शील्डिंग के लिए इस टेस्ट इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होगा। n-2 में चेक करना होगा तो मैं कहूंगा n-1 और nth शेल के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं होगा। गॉट माय पॉइंट एवरीबॉडी? तो Yes, sir. होता क्या Yes, है sir. कि ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, दे डिक्रीजेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और हम ये इसको इस तरह से बताते हैं कि न्यूक्लियस की इफेक्टिवनेस कम हो गई, न्यूक्लियस की इफेक्टिवनेस कम हो गई उस इलेक्ट्रॉन के लिए जिसपे वो पहले पूरी तरह से अपनी पूरी क्षमता से, है ना, वो उसे अट्रैक्ट कर सकता था पर अब नहीं कर पा रहा। तो उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? वी रिप्रेजेंट इट इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट दैट इट इज Z इफेक्टिव। एक इक्वेशन में लिख रहा हूं, Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, ठीक है ना। तो ये एक इक्वेशन होती है जिसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने का तरीका कहा जाता है। ये एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज है और ये शील्डिंग इफेक्ट की वजह से कुछ फैक्टर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिससे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, उतना अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। As a result of which, what do we say? We say that under that condition, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इन्फ्लुएंस होगी और एटॉमिक साइज जो है वो डिफर कर जाएगा, ठीक है ना। तो वी शुड नो दिस थिंग कि ये सिग्मा की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, ये हमारे सिलेबस में है। सिग्मा कैलकुलेशन दैट वी डू बाय रूल दैट इज कॉल्ड एज द स्लेटर्स रूल, उसको हम क्या बोलते हैं? स्लेटर्स रूल। इज इट क्लियर बच्चे? Yes, sir. तो पहले हम दो पॉइंट लिख लेते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट के। देखो ये मैंने n-1 और n-2 में क्या करा, एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, बस वैसे ही दिखाने के लिए, है ना। वैसे तो इनर ऑर्बिट में और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उनके बीच में फोर्सेस ऑफ रिपल्शन होंगी, ठीक है ना। वो तो जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उनके बीच में रिपल्शन फोर्सेस दिखा दी, और न्यूक्लियस और टेस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में एक वर्ड मैंने लिखा है बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है ना। सो दैट इज द थिंग that we say that is present between the nucleus and the outermost orbit containing electron, ठीक है बच्चे। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट करके लिखोगे स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट शुड बी योर हेडिंग। राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर, लिखो द इनर लेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the inner layer of electrons act as a shield between nucleus and the outermost electron, nucleus and the outermost electron, ठीक है। this is known as the shielding effect or screening effect. This is known as the shielding effect or the screening effect. Next point. Suppose inner electrons are not present. Suppose inner electrons are not present. Then force of attraction, the force of attraction between the test electron का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, between the test electron must be greater than it actually experiences
then it actually सर एक बार रिपीट कर दीजिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सर. हाँ कर रहा हूँ बच्चे. Suppose inner electrons are not present, then the force of attraction experienced by test electron must be greater than it actually experiences because of electrostatic repulsion. बस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लिखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं मत लिखो. बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन. This reduced nuclear charge must be greater than it actually experiences. Sorry, this reduced nuclear charge क्या लिखा अमन, हमने क्या लिखा? This reduced nuclear charge must be greater than. नहीं, this reduced nuclear charge is termed as effective nuclear charge. Nuclear charge. And write down this equation. Z effective, Z star करके भी लिखा रहता है बुक्स में, Z effective करके भी लिखा रहता है. दोनों टर्म लिखी रहती हैं, ऐसे करके भी लिखा रहता है. Z star is equal to Z minus sigma. ठीक है, मेंशन कर लेना. Z star या Z effective is effective nuclear charge. Z is the actual charge. Z is, आप लिख लो एटॉमिक नंबर लिख लो. Z तो होता ही एटॉमिक नंबर है. एक्चुअल चार्ज भी बोल सकते हैं वैसे. और सिग्मा क्या है? स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट. ठीक है बच्चे. यस डन बच्चे. Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा. ठीक है ना. जितने इनर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स सबशेल्स ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगी, ऑफ कोर्स सिग्मा की वैल्यू उतनी ही बढ़ जाएगी. बोलो समझ में आ रही है बात? और अगर सिग्मा बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो नीचे एक नोट करके लिख लो. as the number of electrons in the inner orbitals or subshells increases, the magnitude of screening constant also increases. The magnitude of the screening constant also increases. Magnitude of screening constant also increases, as a result of which the effective nuclear charge decreases. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Decreases. You should not join. ठीक है बच्चे. Yes sir. इसके बाद नीचे लिखना the magnitude of the screening constant. The magnitude of the screening constant is determined by a rule called as the Slater's rule.
called as the Slater's rule. I think आप लोगों ने अभी ये डायग्राम ही बनाया. सर रिपीट कर दो कि द मैग्नीट्यूड स्क्रीनिंग कांस्टेंट वाला. The magnitude of the screening constant is determined by the Slater's rule. ठीक है. Yes, sir. बच्चों ये डायग्राम बना लोगे. Yes, sir. डायग्राम बना लो. बोलो बच्चे, ठीक है. जी आगे सर. बढ़ सकता हूँ. Yes, sir. Yes, sir. देखो बच्चे, अब हमें ना समझना है. मेरी बात को बड़े ध्यान से समझो. ये बात में ना बड़ा कंफ्यूजन होता है, बुक्स में ढंग से दिया नहीं रहता और बच्चे हमेशा पूरे साल कंफ्यूज रहते हैं. ठीक है ना, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ. ठीक है, तो इस चीज को बड़ा ध्यान से समझो. आप लोग हेडिंग करके लिख लो, मेन हेडिंग करके, स्लेटर्स रूल. ठीक है ना, इसमें जब भी क्वेश्चन आता है फिर बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रह जाता है. तो हम इसका एक एक पॉइंट को बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझेंगे कि क्या है. देखो, स्लेटर्स रूल का सबसे पहला पॉइंट है कि भाई आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो किसी भी एलिमेंट का, ऑफ कोर्स आउटबाउंड रूल के अकॉर्डिंगली ही लिखोगे, है ना. पर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो आप लिखते हो ना भाई 4s पहले भरा जाएगा, 3d बाद में भरा जाएगा. अमन, ठीक है ना. Yes, sir. हम अगर मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 4s2 3d5. ठीक है ना. व्हाट वी राइट, 4s2 3d5. Yes, sir. तो जस्ट अ मिनट. तो हम लिखते हैं 4s2 3d5. बट स्लेटर्स रूल के अकॉर्डिंगली हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को तो चेंज नहीं कर सकते भाई. जैसे ऑफबाउ ने बोला है, ऑफबाउ रूल के हिसाब से जो तरीका है कॉन्फ़िगरेशन लिखने का वो ही ऑफ कोर्स फॉलो किया जाएगा. पर आप ये चीज ध्यान दो कि मैं लिख पहले 3d रहा हूं, फिर 4s4p लिख रहा हूं. ठीक है ना. अगर मान लो मैं किसी 3s या 3p इलेक्ट्रॉन के लिए ये निकालना चाहता हूं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, तो मैं बोलूंगा कि जो उसके राइट साइड में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा. जो उसके लेफ्ट साइड में या सेम ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दे विल कॉज द स्क्रीनिंग इफेक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन. लाइक फॉर सोडियम, you know that there are 2 electrons in the first shell, there are 8 electrons in the second shell, and in the sodium, in the third orbit there is 1 electron, 1 valence electron that is present in the case of sodium. अगर मैं उस लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट का इन्फ्लुएंस निकालना चाहता हूं तो उसके लिए स्क्रीनिंग कौन प्रोड्यूस करेगा,
उनको कौन से इलेक्ट्रॉन छुपा रहे हैं? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन। कौन से अंदर वाले इलेक्ट्रॉन? फर्स्ट ऑर्बिट वाले, सेकंड ऑर्बिट वाले। फर्स्ट ऑर्बिट जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड ऑर्बिट जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2s में है, 6 से 2p में है। तो जो इनर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर सबशेल्स के इलेक्ट्रॉन है, वो 3s के इलेक्ट्रॉन के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर मैं सेकंड ऑर्बिट के किसी इलेक्ट्रॉन 2s या 2p के लिए निकालूंगा, तो मैं कहूंगा या तो सेकंड वाले ही उसके लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल्स में होती है ना, तो एक ऑर्बिटल दूसरी ऑर्बिटल के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है ना। और या फिर फर्स्ट ऑर्बिट वाले। पर सेकंड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के लिए थर्ड का कोई इंफ्लुएंस नहीं होगा इन द कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, ठीक है ना। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि स्क्रीनिंग इफेक्ट बेसिकली एक शील्डिंग हो रही है इनर इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जिसकी वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन पे उतनी फोर्स नहीं लग पा रही है जितनी लगनी चाहिए थी। और उसी को ही हमने मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया था, z इफेक्टिव इज इक्वल टू z माइनस सिग्मा से रिप्रेजेंट किया था। हमने ये कहा कि भाई फोर्स कितनी कम लग रही है ये निकालना तो बड़ा मुश्किल है, बट हाँ इसको ऐसे इंटरप्रेट कर देते हैं कि न्यूक्लियस की इफेक्टिवनेस कम हो गई और न्यूक्लियस उस फोर्स से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा, क्योंकि इनर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है जो स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे आउटर इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट को निकालने के लिए हमने सबसे पहला जो रूल बोला है निकालने के लिए, वो क्या है? स्लेटर्स रूल है। और स्लेटर्स रूल का सबसे पहला पॉइंट, रूल नंबर 1 क्या है? write the configuration in this way as I've written on the in the left part of the slide. 1 is 2s 2p, 3s 3p, 3d, 4s 4p, 4d 4f। कॉन्फ़िगरेशन वैसे ही लिखोगे 4s2 3d 5, पर जैसे हम लिखते हैं नॉर्मली 4s को पहले भरते हैं, 3d को बाद में भरते हैं। आउसबॉस रूल का कोई वायलेशन मैं नहीं कर रहा हूं, पर लिखते वक्त 3d को पहले लिखना है जैसे कि मैंने लिखा है, 4s 4p के लिए बाद में लिखा। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर 3s 3p का इलेक्ट्रॉन है जो एक ही ग्रुप में प्रेजेंट है, मैंने एक ब्रैकेट में कर दिया, मैंने 3s 3p 3d को एक ही ब्रैकेट में नहीं करा, मैंने 3s 3p को एक ग्रुप में किया है, 3d एक अलग ग्रुप में है, 4s 4p अलग ग्रुप में है, 4d 4f अलग ग्रुप में है। मतलब 4s 4p के लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन प्रोड्यूस करेंगे? या तो उसी ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स या फिर टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड जो प्रेजेंट है। 3d के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट? या तो 3s 3p 3d के ही बाकी इलेक्ट्रॉन, या फिर 3s 3p 2s 2p 1s के इलेक्ट्रॉन। अगर 5s 5p के इलेक्ट्रॉन के लिए बताऊंगा कि कौन सा उस पर स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, तो ऐसे 5s 5p के इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे और उसके लेफ्ट साइड में जो प्रेजेंट है वो प्रोड्यूस करेंगे। जो भी किसी भी ग्रुप के राइट साइड में सबशेल्स प्रेजेंट होंगी या ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, they will not produce the screening effect for that particular electron. Hope you have understood what I am saying. Yes, sir. Is it clear to everybody? Siddhant, Siddhi, you have just joined. Is it clear to some extent? Yes, थोड़ा बहुत। चलो, रूल नंबर 1 आप लोग लिखेंगे, राइट डाउन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्लेटर्स रूल में रूल नंबर 1 है, write the electronic configuration in the following order and grouping. In the following order and grouping. ठीक है जी। और ये सीक्वेंस आप लोग लिख लो, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f। इतनी की जरूरत पड़ेगी, आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। डन। Yes, sir. Yes, sir. रूल नंबर 2 लिखोगे, रूल नंबर 2 लिखो,
write down for ns np electrons, for ns np electrons, लिखना ए पार्ट करके, electrons present in the same group, electrons present in the same group makes the contribution of 0.35 per electron, 0.35 per electron. बी पार्ट करके लिखोगे, electrons present in n-1 shell makes the contribution of 0.85 per electron. C part, electrons belonging to n-2 or below than that, the contribution is of 1 unit per electron. 1 unit per electron. ठीक है? Yes, sir. इसके बाद लिखना for nd nf electrons, for nd nf electrons, a part is same as what we have written for ns and np electrons. लिख लेना आप लोग यहाँ पर भी, electrons present in the same group, वो ये same है, electron present in the same group makes a contribution of 0.35 per electron, और B पार्ट करके लिखना, electrons to the left hand side of the group makes contribution of 1 unit per electron. ठीक है? Electrons to the left hand side of the group makes a contribution of 1 unit per electron. बच्चों ये लिख लिया, मैं फिर इसको अप्लाई करना बताता हूँ अभी और इसका सिग्निफिकेंस बताऊंगा. Yes, sir. ठीक है? देखो मैंने कुछ रूल्स बता दिया आपको, है ना, और मैं ये कह रहा हूँ कि इसके बेसिस पे आप सिग्मा की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाओगे, ठीक है ना. और
फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने आपसे ये कहा कि भाई मेरे को सिग्मा की वैल्यू निकाल के बताओ फॉर द एलिमेंट दैट इज सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11 होता है ना बच्चे। तो जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? 1s2। देखना मैं थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया, 2s2 2p6 कर दिया और इसके बाद 3s1 कर दिया। मेरे को बताओ सब लोग, ये बात समझ में आ रही है? yes sir. ये तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही है ना, इसी के लिए तो निकालना चाहता हूं मैं कि सिग्मा कितना आया। अगर ये nth शेल होगी तो मुझे बताओगे ये कौन सी शेल होगी? n-1 n-1th होगी, नहीं होगी? और ये कौन सी होगी? n-2 n-1 का कंट्रीब्यूशन कितना था? आपने कॉपी में लिखा हुआ है ना, कितना कंट्रीब्यूशन है देखना। 0.85 0.85। और कितने इलेक्ट्रॉन है n-1 में? 8 electron 8 इलेक्ट्रॉन। What should I write sigma की value? I'll write कि there are 8 electrons present, which is equal to 0.85 और प्लस क्या हो जाएगा? 2 into 1 हो जाएगा। देखना सही लिखा? yes sir. तो ये सिंप्लीफाई होने पर क्या बनेगा बच्चे? ये सिंप्लीफाई होने पे बनेगा 8 into 0.85 plus 2, that is equal to 8.8 or not? बोलो। अरे 8 into 0.85 क्यों हुआ? बताओ भाई, कौन बताएगा 8 into 0.85 क्यों हुआ? सर क्योंकि पर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन 0.85 था और टोटल इलेक्ट्रॉन 8 थे, हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया पर इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूशन, जिससे 8 इलेक्ट्रॉन के कंट्रीब्यूशन आ गई। ओके, किसने पूछा था? इज इट क्लियर? यस सर। ओके, और ये कौन सी शेल थी बच्चे? ये n-2 थी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे? 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे थे। तो और n-2 का कंट्रीब्यूशन 1 था कि नहीं था? यस सर। तो ये कितनी वैल्यू आई? 8.8 आया। और अगर मैं z इफेक्टिव निकालूंगा तो क्या लिखूंगा? इट इज 11 minus 8.8, that is equal to 2.2. Is it okay? Clear? यस सर। ये मैं अभी दोबारा बता दूंगा, लॉग इन आफ्टर 5 minutes.